हाँ जी बेटे। हम लोग कंपनीज की बात कर रहे थे। कंपनीज एक्ट 2013 में कल की क्लास में हमने क्या कर लिया था? क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया था। 5 क्लासिफिकेशन हमने बांटा हुआ था, पढ़ा था घर जाके। अगली क्लास से एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा वो हाथ हाथ सुनता रहूंगा सर, तो आपको अटेंटिव रहना है, एकदम से सुनूंगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अटेम्प्ट। हाँ भाई, ऐसा नहीं ना कि वही अटेम्प्ट वाले बच्चे सोचे कि हम बच गए। आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, सुनना है सबसे, अटेंटिव रहोगे ना कम से कम। मैं 2 क्लास में नोटिस कर रहा हूँ कि वो जब से मैं नोट देना शुरू कर रहा हूँ अपने, लिखना तो छोड़ ही दिया सबने कि अब तो छोड़ो, क्या लिखने की जरूरत है। तो अभी बच्चों को भी समझाया बेटा, मैं कल से आपके रिटन नोट्स भी चेक करूंगा। आप लोग मुझे रजिस्टर दिखाएंगे, इंडिविजुअली सबके चेक करूंगा कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। हाँ, बेटा ऐसे ही होता है। हमेशा एक चीज याद रखना, कॉपी पेस्ट दिमाग में, वो दिमाग में ही रह जाता है, लिख नहीं पाते। जैसे खाना देखकर महसूस नहीं किया जा सकता कि अंदर चला गया, खाना देखने से फील नहीं आता कि पेट भर गया। ऐसे ही जब तक हाथ से लिखा है ना, तब तक दिमाग पे फील ही नहीं आता कि कुछ लिखा है या पढ़ लिया है ना। सीए बनना है ना, ऑप्शंस तो नहीं है ना। ऑप्शन है तो बताओ, ऑप्शन है तो नहीं पूछूंगा, नहीं ना ही कंपेल करूंगा। क्योंकि सीए के अंदर 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं, एक वो जो सीए बनना चाहता है, एक वो जो ट्राई करने चाहता है। हमेशा याद रखना, ये फैक्ट है और सच्चाई है। इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, पता है वो क्या कहते हैं? हमने सुना है भाई सीए में किस्मत चलती है, तो मैं तो अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। अभी आप जान ही रहे ना इंस्टीट्यूट, है ना, कभी जाना। पहले तो आईटीओ पे होता था, अब तो दूर हो गया, नोएडा हो गया, तो बच्चे जाना बंद कर दिए, बहुत कम जाते। पहले आईटीओ में लाइब्रेरी, पता नहीं मुझे नोएडा का नहीं पता, आईटीओ में लाइब्रेरी थी हमारी 4th या 5th फ्लोर पे, है ना। 4th या 5th फ्लोर पे भाग के चढ़ना है, लेफ्ट लेफ्ट का चक्कर नहीं, भाग के चढ़ना होता था। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सीट्स मिलती थी। फाउंडेशन वाले बच्चे अलाउड नहीं थे, इंटर और फाइनल वाले। अब फाइनल वाले सीनियर हो गए, तो 2 रूम्स थे, वो अंदर वाले रूम में बैठते थे जहाँ पे ज्यादा ठंडा होता था, बाहर वाले रूम में बेचारे इंटरमीडिएट वाले बैठते थे। तो बिना लिखत तो बेटा होगा ही। कभी किसी ने ईमानदारी से 6 घंटे की कंटिन्यूस स्टडी शिफ्ट लगाई है? चाहे दिन में चाहे रात में, 6 घंटे लगाइए। वेरी गुड, बहुत जरूरी है। अगर लगाइए तो बहुत जरूरी है। हालांकि 6 घंटे की शिफ्ट तो आपके लिए है, जो मेन अटेम्प्ट वाले हैं, इनके पास तो दिन ही क्या बचे। 100 डे से नीचे हो गए अब तो, मतलब 60 दिन भी नहीं रहे इनके पास तो, जिसमें एक दिन दिवाली भी आएगी, है ना, एक दिन भैया दूज भी आएगी, और संडे भी आएंगे, छुट्टी के बाद। तो अभी बहुत सारी चीजें भी आएंगी, वो सब भी चलानी है। तो आप सोचो, अब आपको, आप लोग तो सुन लो बेटा जो दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हो, व्हाट आई नीड, रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। एक्सक्यूज आपको भी नहीं दूंगा, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब मैंने एक ध्येय बना लिया है कि आप तो मानोगे नहीं, हम ही पीछे पड़ जाते हैं, है ना। वो जैसे एक पेरेंटल एटीट्यूड होता है ना, मम्मी पापा पीछे पड़े रहते थे ना पहले 12th में, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अभी तक सो रही है, उठ। उठाते होंगे ना मम्मी, नहीं उठाती थी, या अपने आप से पढ़ती थी, पढ़ लेती थी, तो मम्मी पापा नहीं पढ़ाते तब दिक्कत नहीं देते।
लेकिन अब कंपेयर करके देखना, जितना बोर्ड्स के लिए पढ़ा उसके कंपैरेटिवली अब क्या स्टेटस है पढ़ाई का। ईमानदारी से खुद ही देखना, मुझे मत बताना, अपने आप एनालाइज कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अपने आप एनालाइज करके बता दोगे कि 20-30% भी नहीं होगा, 20-30% भी नहीं होगा। इमेजिन करके बता दो आप, स्कूल में 8 घंटे तो स्कूल में लगाते थे, 8 नहीं तो 6-7 घंटे तो लगाते ही होंगे ना, आने जाना मिलाकर 8 घंटे तो हो ही जाते हैं। सुबह 7 बजे निकलो और दोपहर में 3 बजे या 2 बजे घर घुसो, तो 7 घंटे तो हो ही गए। अगर 2 बजे भी घुसे, 3 बजे घुसे, तो 8 घंटे हो गए पूरे। उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद होमवर्क, तो कितना टाइम लगाया पढ़ाई में। और यहाँ पर ट्यूशन क्लास कितने घंटे की होती है, 3-4 घंटे की हद से नहीं। भाई पढ़ो, और कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं लॉ का रजिस्टर सारे लोग मुझे दिखाओगे, लेकर आओगे रोजाना, आई विल चेक। नया ले आइए, लॉ लिखा हुआ हो। और शेयर स्टार्ट कर दिया है, शेयर हमने स्टार्ट कर, मतलब कंपनी स्टार्ट कर दिया है, तो जो पहली क्लास पिछले चैप्टर के नोट्स आपके पास हैं वहीं से लिखना शुरू कर, ठीक है। अच्छे नोट्स बनाओ और मुझे दिखाओ, ऐसे नोट्स बनाना जैसे एग्जाम में लिख कर आओगे, जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है। शिवांगी, आपका तो यही अटेम्प्ट है ना, 60 दिन रह गए, मेहनत कर दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और डैम गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे पढ़ लोगे, इंटर में पहुंचा देंगे हम आपको, बस मेहनत कर जाओ। अब हमने कमर कस ली है, मतलब मैंने भी कमर कस ली है, सुमित सर ने तो कसी है, कि अब आप लोगों के साथ अब ये 60 दिन या ऐसे करना है कि अब आपने पास होकर दिखाना है, बस, ठीक है। सारे हो जाओ शुरू। दो चीजें घर जाके अपना एनालाइज कर लेना, मैंने उनको भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ। 9, 10, 11, 12 4 बार एग्जाम्स जो लेटेस्ट आपने दिए हैं सबको याद होते हैं, अपनी कमी है अपनी अच्छाई है वो तो अच्छी बात है। फोकस ऑन योर वीकनेस, कि कहाँ वीकनेस थी। 9th में किसी सब्जेक्ट में तो कम नंबर आए होंगे, हो सकता है, तो क्यों आए। 10th में कम आए तो क्यों आए, 11th में कम आए तो क्यों आए, 12th में कम आए तो क्यों आए। हर बंदे की वीकनेस होती है, जो 98% मार्क्स लेकर आता है ना, उससे पूछोगे तो वीकनेस वही बताता है। आई वाज द जोनल टॉपर, मुझे मेरी वीकनेस पता थी, है ना। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था तो हम भी अखबार में छाए हुए होते। तो आप ये सोचो, वीकनेस मुझे ही पता थी कि मेरी कहाँ कमी है, हर किसी को पता होती है बेटा। ऑल्दो मैथ्स, अकाउंट्स, इको, डीएसटी, कुछ भी पढ़वा लो, आ जाओ। मतलब जब क्लास में जाते थे तो बच्चे घेर कर बैठ जाते थे, योगेश ये डाउट, योगेश ये डाउट। कंपटीशन होता था, 2 ग्रुप्स होते थे, एक ग्रुप मेरी तरफ, एक ग्रुप दूसरी तरफ, हम दोनों ग्रुप में आपस में कंपटीशन होता था, लेकिन हेल्दी वाला। अगर हमें कुछ नहीं आया तो हम भी इससे पूछ लेते थे, उन्हें नहीं आया तो वो भी पूछ लेते थे, ऐसा नहीं कि दुश्मनी वाला होता जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, हेल्दी वाला कंपटीशन। तो अब आप अपने आप से कंपटीशन करो। एक कोट अभी मैंने पढ़ा था कि हम ही हैं जो अपने आप को जिता सकते हैं, और हम ही हैं जो अपने आप को हरा सकते हैं, और कोई नहीं। तो ऑलवेज कंपीट योरसेल्फ विद द पास्ट वन, जो आप पीछे थे उससे अपने आप को कंपीट कर दो, ठीक है जी। कल से मैं रजिस्टर सबका चेक करूंगा, शेयर स्टार्ट कर दो। हाँ जी, सबका मतलब सबका। बेटे जब बात आती है रजिस्ट्रेशन की, सर कल तो 8 क्लास ना। अच्छा सुबह ऑनलाइन ले लूंगा। सुबह तो नहीं सर, ऑनलाइन तो है। ऑनलाइन मैंने मना कर दिया, मैं ऑन ही नहीं करूंगा। ये देखो बदतमीज इंसान। सर 8 बजे होगी ना क्लास तो। हेलो, हाँ हाँ जी बेटा, कल 8 बजे है क्लास, ओके सर। लेकिन अभी वाली तो भी चल रही है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम था, कौन बच्चा है ये? अच्छा था। ओके, वॉइस आ रही है मेरी पूरी क्लियर ना? अंशिता यस सर आ रही है। आ रही है ना?
कल ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, कल आपको यहीं आना है। ओके सर। तो बेटे जब हम बात करते हैं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की, आज मैंने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट अच्छा सा किया है, थोड़ा क्वेश्चन फॉर्मेट बना दिया, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश की है। देखो मैं मतलब हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमें उसी तरीके का रिवर्स आउटपुट दो, है ना। हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, आप भी लोग हमारे साथ। तो सबसे पहला जब भी बेटे रजिस्ट्रेशन की बात आती है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन की, तो मैं हमेशा एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे अभी लेटेस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सुमित सर ने अभी एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था। चलो हम अनफॉर्चुनेटली हमारे बैच में से कोई नहीं गया इसमें, लेकिन ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ था, तो सबको पता है। यस सर। जब उस ट्रिप को ऑर्गेनाइज की बात आई होगी तो किसी के दिमाग में तो चला होगा कि ट्रिप पर चलते हैं। ये ऐसे थोड़ी सडनली कि हाँ बच्चों को बोल दिया शाम को कि कल बेटा ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। उन्होंने सोचा होगा, किसी ने दिमाग में सोचा होगा कि ट्रिप पर जाना है, फिर उस ट्रिप पर जाने के लिए फिर एफर्ट्स किए गए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई, और वो इम्प्लीमेंट हुआ, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, फिर बच्चे वापस भी आ गए। तो जिसने ये दिमाग में प्लानिंग बनाई, जिसने ये सब एफर्ट्स किए इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो कहलाता है प्रमोटर। अब इसी को कंपनी के फॉर्मेट में ले आओ, अब इसी टर्मिनोलॉजी को कंपनी के फॉर्मेट में ले आओ, तो प्रमोटर कौन होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269, सेक्शन 2 तक काम चल जाएगा। आई विल बी सेटिस्फाइड, एग्जामिनिंग विल बी सेटिस्फाइड, एग्जामिनर विल बी सेटिस्फाइड, डोंट वरी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 अ पर्सन, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, आपके बुक में पैराग्राफ फॉर्मेट में है, आप देख रहे होंगे। इतना अच्छा बना दिया कि आराम से इजीली याद है, कर सकते हो। पहले पार्ट में क्या था कि प्रमोटर कौन होता है? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन हो। देखो, who has been named as such in the prospectus and या और is identified by the company, कंपनी की तरफ से उसको आइडेंटिफाई किया गया है। कहां पर? इन द एनुअल रिटर्न। कहां पर? इन द एनुअल रिटर्न। और वो एनुअल रिटर्न कौन सी होती है? जो एज पर सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वहां पर भी मेंशन किया जा सकता है प्रमोटर। दोनों में से कहीं पर और लिख दिया। कहां भाई? या तो उसका नाम मेंशन हो प्रोस्पेक्टस में कि ये प्रमोटर है, या फिर सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग जो एनुअल रिटर्न भरते हैं, उस एनुअल रिटर्न में कंपनी ने आइडेंटिफाई किया हो, कंपनी की तरफ से आइडेंटिफाइड हो, आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी। क्लियर? ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, कंपनी का जो कंट्रोल और अफेयर्स की बात होती है, देखो, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी? प्रमोटर का कंपनी के अफेयर्स पर पूरा कंट्रोल है। जो ट्रिप सुमित सर ने ऑर्गेनाइज किया उस पर कंट्रोल था पूरा सुमित सर का, है ना। कहां जाना है, कैसे जाना है, कौन क्या करेगा, सब कुछ पता था उन्हें। तो उसे कहते हैं हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक सर का डायरेक्टली भी कंट्रोल था, इनडायरेक्टली हो सकता है सर के साथ कुछ और भी लोग गए हों जिनको सर ने कहा होगा कि भैया देखते रहना कि कुछ गलत ना हो, है ना, ध्यान रखना है ना सबका। तो वहां पर कंपनी के प्रमोटर भी तो ध्यान रखता है कि मेरी कंपनी सक्सेसफुली चले, तो मेरे को कंट्रोल रखना है। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वेदर एज अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन है? जो बच्चों ने कंट्रीब्यूशन दिया, वेदर एज अ शेयर होल्डर, या फिर डायरेक्टर। सर डायरेक्टर भी हैं, शेयर होल्डर भी डायरेक्टर हो सकता है, और अदरवाइज। मतलब कंट्रोल होना चाहिए कंपनी के अफेयर्स पर। किसका? प्रमोटर का। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। ये ध्यान रखना है। तो 2 पार्ट में हो गया प्रमोटर। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? देखो, हुज एडवाइस, सुमित सर की एडवाइस मैटर करेगी उस ट्रिप में, क्योंकि सुमित सर कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हुज एडवाइस, डायरेक्शन
सर कह सकते हैं बस यहां से नहीं जाएगी, वहां से जाएगी, 2 बजे नहीं 3 बजे पहुंचेंगे। डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस एक ही बात हो गई। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी जो बोर्ड है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। कौन डायरेक्ट कर रहा है? प्रमोटर। एज accustomed टू एक्ट, मैंने जानबूझकर उन पार्ट को बोल्ड भी कर दिया है जो मेन फोकस वाले पॉइंट है। accustomed टू एक्ट मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग काम करे। accustomed, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे काम करे। प्रीफिक्स्ड, प्रीफिक्स्ड हो गया। गॉट दिस? तो क्या कह रहे हैं, यानी प्रोमोटर को 3 पार्ट में डिफाइन किया। पहले पार्ट में कैसे किया आपने? प्रोस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न में नाम। प्रोस्पेक्टस में तो पहले से मेंशन हुआ कि एज अ प्रोमोटर है, और वहां पर सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग कंपनी आइडेंटिफाई करेगी एनुअल रिटर्न की हमारा प्रोमोटर है। दूसरा हमने क्या रखा? कंट्रोल, किस पर? ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर जिसकी एडवाइस, इसके डायरेक्शंस, उसके इंस्ट्रक्शंस किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि वो कैसे काम करेंगे। इज accustomed टू दैट, जो वो डिफाइन करेगा वैसे काम करेगा। ये प्रोमोटर्स की डेफिनेशन में 3 पार्ट में आपको याद रखना, आराम से आ सकता है 4 नंबर का। और 4 नंबर में ऐसे ही लिख कर आना है। बस अमेंड क्या करना है, ध्यान रखना है कि जहां पर मैंने सेक्शन मेंशन किया है उसके आगे पूरा डिटेल लिख देना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये जरूर है। नहीं, सेक्शन के बाद ये तो लिखोगे किसका, सब याद हो जाएगा। ढूंढ के लिखेगा, लिखना शुरू करना है। 60 दिन तेरी ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, लिखना है भाई, अब नहीं छोड़ना। समझ गए बात को? ये इस तरीके से सेक्शन सब याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269, 69 याद ना हो सेक्शन 2 लिख देना। डेफिनेशन में तो मैं कहता हूँ सेक्शन 2 लिख देना। सेक्शन 2 किसका? सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नहीं तो अगर सिर्फ सेक्शन 2 लिख दोगे तो वो अनाथ बच्चा हो जाएगा बेचारा। अब अनाथ बच्चा कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसके माँ बाप कौन है? तो इसके माँ बाप कौन है? कंपनीज एक्ट 2013। अनाथ नहीं छोड़ना उसे। गुड। ये तो हमने लिखा कि भाई एज पर सेक्शन 2 लिखा है, वो पूरी डेफिनेशन एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में आप बिल्कुल ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हो, कोई इशू। फिर क्या कह रहा है? सिंपल टर्म्स में प्रोमोटर कौन है? अब इसको सिंपल लेमैन स्टाइल में ऐसे लिख कर आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहली बता, मार्क्स इसी से मिलेंगे। ये कब है कि मान लो 5 नंबर का आ गया, आपको लग रहा है इतने से कैसे होगा, जो बच्चों में क्यूरियोसिटी सी होती है, 5 नंबर का ऐसा ज्यादा नंबर मांगे, ज्यादा लिख कर आना है, चलो मान सकता हूँ। टाइम से ज्यादा नहीं लिखना, टाइम स्लॉट बांट देना। समझ रहे हैं? जो आपको टाइम मिलेगा 100 नंबर के लिए कितने घंटे, कितने मिनट मिलते हैं? 3 मिनट कितने हुए भाई? 1.8 मिनट, 1.8 मिनट मिलता है 1 मार्क्स के लिए। अब आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स, कितने मिनट मिल रहा है आपको? 7.2। और कोशिश क्या करनी है, उसमें से 20% पहले से घटा के चलना। यानी आप 20% यानी आधा घंटा पहले ही घटा दो। आपके पास 180 मिनट है तो आप कोशिश करो कि हमने 150 मिनट में पेपर करना है। अब 150 मिनट को 100 से डिवाइड करो तो आपको एक नंबर के लिए कितना टाइम चाहिए? 1.5 मिनट। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने मिनट में कंप्लीट करना है? 7.5 मिनट। वो इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि आप लोग ना जब बहाव में आते हो तो घड़ी नहीं देखते, चल रहा है, अरे भाई 20 मिनट हो गए, अरे कुछ नहीं हो रहा, यही लिखना है। 20 मिनट में 3 क्वेश्चन होने थे, हमने करे 1, पहली 1/3 रह गए हम। समझ रहे हैं? और बाद में फिर क्या करते हैं? घसीटा राम। लास्ट का आधा घंटा तो ऐसे लिख रहे होते खुद को ही नहीं पता होता क्या लिख रहे हैं। वो प्रैक्टिस यहाँ नहीं करनी है। सीए का कोर्स है, द प्रोमिनेंट कोर्स। आपको लिखना ही ऐसा है जो पढ़ने में आए। हैंड राइटिंग खराब है मान सकता हूं, लेकिन पढ़ने में आए, इतना तो कर ही सकते हैं ना कि पढ़ने में आए। ऐसा मत करना कि पढ़ने में ही ना आए। एक मेरे को स्टूडेंट टकराया था, सर मैं तो ऐसे लिखाता हूँ कि टीचर को पढ़ने में ही नहीं आए। तो फिर क्या फायदा? कह रहा सर हो सकता है कुछ मार्क्स मिल जाए इनको। हो सकता है, सीए में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहली बार बना लेना कि सीए में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
उनको साफ इंस्ट्रक्शन है, इफ इट इज नॉट रीडेबल कट इट, मेक इट 0। सिंपल इंस्ट्रक्शन बेटा। एक फॉर्चुनेटली एक बार मुझे भी पेपर चेक करने का मौका मिला हुआ है, तो इसलिए बता रहा हूँ। सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अनरीडेबल कट इट, मेक इट 0। स्टूडेंट क्लेम ही नहीं कर सकता, क्या क्लेम करेगा? आरटीई लगा ले भाई, पढ़ के बता दे, तू ही बता दे, चल। वो खुद ही नहीं बता पाएगा पढ़ के, तो 0 देना सक्सेसफुल हो गया टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीए में इसलिए कई बार रिजल्ट खराब आता है। खराब इसीलिए आता है, एक बहुत बड़ा क्राउड तो टेस्टिंग मोड में बैठा होता है, अपनी टेस्टिंग कर रहा होता है। टेस्टिंग में कहाँ सीए के एग्जाम? अरे भैया कहीं और टेस्ट कर ले, नहीं, टेस्टिंग मोड भी सीधा वहीं अपना अल्लाह कजमाना और पता नहीं क्या क्या सब राइटिंग स्किल सब वहीं टेस्टिंग करेंगे, है ना। कुछ बच्चे तो कहते हैं मैं तो आज तक लिखकर देखा ही नहीं, कहाँ लिखूंगा, सीधा वहीं लिखूंगा। अब हाथ में चल रहे होते हैं, लिखना है, सच्ची बता रहा हूँ, बच्चों के हाथ में चल रहे होते हैं, लिखना है, लेकिन लिख नहीं पाते। ये जो अभी करवाऊंगा ना एक्सरसाइज, अभी मैंने ओपन चैलेंज किया पूरे बैच को, आपको भी कर देता हूँ। जिसने अब तक लिखा नहीं है ना लॉ, जिसने अब तक नहीं लिखा है लॉ, 1 घंटा नॉन स्टॉप लिख कर दिखा देना, सिर्फ 1 घंटा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं मान जाऊंगा आपको। 1 घंटा नॉन स्टॉप नहीं लिख पाओगे। आज से प्रेशर डाल रहा हूं ना, तो अब आप रजिस्टर के ऊपर आप अपनी कुछ डालोगे कृपा दृष्टि, तो पता चला 1 पेज लिखा या 2 पेज लिखा, तो अगर हिम्मत हो तो ऊपर टाइम लिखना ईमानदारी से, कि कितने बजे बैठा और कितने बजे खत्म किया, ईमानदारी से। 1 घंटा नॉन स्टॉप बात कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज में हम खुद कर चुके हैं अपने ऊपर एक्सरसाइज। जो चीज मैं अपने ऊपर कर चुका हूं, मैं यही मानता हूँ, और मैं अपने आप को आप सबसे ज्यादा डेडिकेटेड मानता हूँ। मैं इतना डेडिकेटेड रहा हूं अपनी स्टडीज में, बहुत डेडिकेटेड, इतना डेडिकेटेड कि मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा दिन में 1 घंटा वेस्ट होता था तो मैं 1 घंटा कम सोता। अब सोचो 1 घंटा वेस्ट दिन का कह रहा हूं, तो मेरा दिन का शेड्यूल क्या होता होगा। उसमें 1 घंटे वेस्ट को मैं रात की नींद से कट करता था। और सोना का मतलब ये होता था कि अगर रात को 2 बजे सोना है तो 2 बजे आंख बंद और धाम नींद आ जाती थी, और 4 बजे उठना है तो 4 बजे का अलार्म है और 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे और पढ़ाई शुरू। ऐसे करना पड़ेगा बेटा। कई बार बेटे पीरियड में सोते, जरूरी नहीं कि एक साथ तू 8 घंटे सो। अब मान ले तुझे ये पता है कि तुझे सुबह की जो 4 बजे की जो तेरी मेमोरी है वो बड़ी शार्प होती है, मेरे को 4 बजे बहुत अच्छा याद होता है, तो वो 4 बजे तक मैं गिव अप ही नहीं करता था। अब मान लो मैं सोया 1 बजे या 2 बजे, तो 4 बजे तो उठना ही उठना है कि 4 बजे उठकर मुंह धोकर हल्का सा बाहर बैल्कनी में खड़े हो गए, और बैल्कनी में खड़े होकर फ्रेश हो गए, और फिर एकदम से याद करना शुरू किया। और 4 से 6 याद करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, इधर का उधर हो जाए धरती, लेकिन वो 4 से 6 तो याद करना ही करना है। फिर 6 बजे सो गए याद करते। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, हमेशा याद रखना। साइकोलॉजी कहती है जब आप पढ़कर सोएंगे जल्दी याद होगा। जो याद करना है ना, आप उसे पढ़कर सोएंगे तो जल्दी याद होता है, क्योंकि अब जब आपने मन बना लिया कि मेरे को पास होना है, पढ़ना है, तो आपका जो माइंड है वो उसी तरफ चलता है और वो रात को घूमता है। जो लोग मैथ्स अकाउंट्स करते हैं ना रात को, और कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो, करके देखना, जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो और सो जाओ, सॉल्व के लिए पूरी हिम्मत लगा दो और फिर सो जाओ, नींद में सॉल्व होता है वो। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, उठ के बैठ जाता था, फटाफट लाइट ऑन, अरे आंसर मिल गया, लिखो, लिखा फिर सो गए, लिख कर फिर सो गए। ऐसे हो जाओगे आप। जब दिमाग में बना लोगे ना करियर बनाना है, सीए बनना है, तो हो जाओगे, और होना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को बहुत उम्मीदें होंगी आपसे बच्चे, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन वो पता नहीं कितने खाली पुलाव बना रहे होंगे बेचारे। प्रोमोटर क्लियर? इन सिंपल टर्म में उसने बोला है कि बहुत लेमन स्टाइल में बेटा ये तब लिखना है जब आपको इसको बढ़ाना है। तो इन सिंपल टर्म प्रोमोटर कौन है? एक पर्सन वो जो कंपनी को फॉर्म करता है, दूसरा उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे कंपनी को फॉर्म करना है, और फिर वो एफर्ट्स करता है उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन। सिंपल, उसको प्रोमोटर कहते हैं। ये लेमन स्टाइल। कितना इजी लिखती है, मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे।
और बच्चे क्या लिख कर आते हैं, यही लिख कर आते हैं, वो लिख कर यही आते हैं। प्रमोटर कौन है, अरे हाँ पता है सर, निश्चिंत रहो। तो वो निश्चिंत रहने वाली सिचुएशन नहीं है एक्चुअली। एक पॉइंट और लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ऐड कर सकते हो कि कोई भी पर्सन जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में इन्वॉल्व किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जैसे सॉलिसिटर यानी हम लोग एडवोकेट्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट या कोई और भी, वो लोग सिर्फ प्रोफेशनल एक्टिविटी में कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उनको प्रमोटर नहीं कहा जाता। जैसे आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने मुझे हायर कर लिया कि सर जरा कानूनी कार्यवाही पूरी करवा दो, तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ, मैं उसके बदले में फीस लूंगा। मुझे क्या मतलब, पता चला आप एक कंपनी रजिस्टर करा रहे हो, ये करा रहे हैं, मैं सबका प्रमोटर थोड़ी बन जाऊंगा। मेरा तो ड्यूटी है, मेरा तो काम है ये, ठीक है ना, तो उसको प्रमोटर नहीं कहते। गॉट इट? याद होगी डेफिनेशन, अभी शुरू का ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब हम कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं तो उस वक्त क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, ये सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या कह रहा है, सेक्शन 3 बता रहा है ना कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए कि अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर रहे हो तो आपके पास 2 लोग होने चाहिए, अगर आप 1% कंपनी कर रहे हो तो आपके पास 1 होना चाहिए। आप इसमें ऐड करना चाहो तो ओपीसी का फिर आप लिख सकते हो कि 1% हु इज अ मेंबर मस्ट आल्सो नीड अ नॉमिनी, ऐड कर सकते हो, एडिशन आप डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। इसमें देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एनी 7 और मोर पर्सन्स कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर, देखो कैसे ऐड करते हैं, इनको पढ़ने से जब आप लिखोगे तो वर्ड याद आ जाएंगे, क्योंकि जो कंपनी की फॉर्मेशन है वो किसके लिए होगी, एक लीगल पर्पस के लिए होगी, लॉफुल पर्पस के लिए, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स। और जो 7 लोग, ये जो 7 लोग होते हैं, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये 7 लोग क्या होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, और इनके नाम कहां पर मेंशन होते हैं, मेमोरेंडम। एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स, और इन 7 की क्या जिम्मेदारी होती है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करो, कंप्लायंसेस बोलते हैं, जो कंप्लायंसेस हैं उनको फुलफिल करो कि जी प्रेस्क्राइब फॉर्म भरना है, भर दिया, हाँ जी अब फीस जमा करानी है, कर दी, हाँ जी जो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सबकी डिटेल चाहिए, ये भी हम मेमोरेंडम में डिस्कस करेंगे कि पूरी डिटेल चाहिए, तो वो सारा काम कौन करेंगे, ये 7 के साथ, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में, ये बेसिक रिक्वायरमेंट। सेकंड क्वेश्चन इतना सर, ठीक है, इजी है। अब हमें एक्सप्लेन करने को पूछा है कि प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज को एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब हम लोग एक कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, दिमाग में पिक्चर बनाओ, जिसके भी दिमाग में जो भी था कि बिजनेस सेटअप करना है, उस बिजनेस के लिए आप इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर रहे हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सेक्शन 7 में पढ़ाया जा रहा है, आपके कोर्स में सेक्शन 10 है सिर्फ, ये सेक्शन 7 में पढ़ाया जाएगा कहाँ, इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से होगा। उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। उस प्रोसीजर का भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फाइलिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कंपनीज का जो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है सबसे टफेस्ट है बेटा। टफेस्ट क्यों कहा जाता है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने होते हैं, फिल करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं कि आप कई बार तो कहोगे रे बाप रे कंपनी फॉर्म कर रहे हैं या क्या। देखना अभी लिस्ट दे भाई, अभी देखते हैं, आपको अपने आप कहोगे कि हाँ सर इट्स अ ह्यूज लिस्ट, अपने आप में एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। देखो क्या कह रहा है, फाइलिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। किसके साथ देनी ये सब चीजें, रजिस्ट्रार को देनी। क्या, विद इन हुज जुरिसडिक्शन, ये कौन सा रजिस्ट्रार होगा, विद इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। मान लीजिए आप है तो शेख सराय रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कंपनी सेटअप करनी है चंडीगढ़ में, तो रजिस्ट्रार कहाँ का पकड़ोगे, क्योंकि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ बन रहा है, चंडीगढ़। तो इसलिए क्या लिखा है, देखो ध्यान से, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड, ये हमें ध्यान रखना, सिर्फ उसी रजिस्ट्रार को पकड़ा जाएगा। ये इसीलिए बता रहा हूँ कि पिक्चर दिमाग में बना लो कि चंडीगढ़ में हमें रजिस्ट्रार, हमें ऑफिस अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है कंपनी का,
तो रजिस्ट्रार कौन सा पकड़ा जाएगा? जो चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। तो सेंटेंस क्या बनता है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड, जहां पर वहां के रजिस्ट्रार को पकड़ना पड़ेगा। और जब इस तरह की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलते हैं? कि आपके ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आपका क्षेत्र कहाँ आता है। तो मैं कहूंगा कि कहाँ आता है जी? चंडीगढ़, क्योंकि मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है। क्या क्या चाहिए? पहला, ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आपको फुल फॉर्म लिखिए। एमओए एओए पता है सबको? फुल फॉर्म ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड। ये ध्यान रखना है, ये दोनों जो भरेंगे ये अपने आप में एक बड़ी आफत है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम होते हैं कंपनी की डीलिंग बाहर के लोगों के साथ जो हुई है, बाहर की जनता के साथ, कंपनी से बाहर, वो मेमोरेंडम उसके लिए बनता है। इंटरनली जो बनते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं कि कंपनी इंटरनली किस तरीके से मैनेज होगी, क्या करना है, कैसे करना है, स्टाफ के लिए, उसके लिए सब कुछ आर्टिकल्स में मेंशन होगा। बाहर की दुनिया से क्या क्या करना है वो मेमोरेंडम बना। ये एक लेमन स्टाइल है जिससे कि इजीली क्लियर हो जाता है। अभी तो नहीं हुआ ना खत्म। तो कह रहा है मैंने एमओए और एओए साइन करने किसने करेंगे? जो ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। कितने सब्सक्राइबर्स थे? पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। तो एमओए एओ को वो साइन करेंगे, ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ये कहां जाएगा? रजिस्ट्रार के पास। पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा, डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। उस पर्सन की तरफ से डिक्लेरेशन जाएगी जो इंगेजिंग प्रोसेस, जो इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में इंगेज है। वो कौन होगा? मैं, या आप, या सीएमए, या सीएस। इन प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है। एक सीएस बना हुआ है, घर बैठा आराम से, मैं प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ही नहीं है। आप कह रहे हो आ जाए चलो खड़ा हो जाइए ना, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है he is not authorized to do it. Getting my point? अब क्या कह रहा है? एंड ये कौन हो गया? एडवोकेट कौन हो गया? जो इंगेज किया है, हायर किया है आपने मुझे, किसके लिए? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। मैं तो वो हूं, इंगेज इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स। कैसे? एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। That all the requirements of this act, ये हम लोग कौन देंगे? डिक्लेरेशन। यानी एक वकील या सीए या सीएस या सीएमए जिनको हायर किया गया है। दूसरा कौन? जो आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है डायरेक्टर्स के तौर पर या मैनेजर के तौर पर या सेक्रेटरी के तौर पर, वो दोनों के दोनों लोग अपना डिक्लेरेशन देंगे, लाइक एन एफिडेविट। डिक्लेरेशन में क्या बताएंगे? That all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with. Complied with मतलब पूरे कर दिए गए। All compliances being fulfilled. आपने हमारे ऊपर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई सब पूरे। पहले दो डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए। एमओए और एओए कौन साइन करेगा? सब्सक्राइबर। फिर क्या देंगे? डिक्लेरेशन। कौन देगा? जो एंगेज हुआ है फॉर्मेशन के पर्पस के लिए, और एंड एक पर्सन जो आर्टिकल्स के अंदर एज अ डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी है, उसके द्वारा डिक्लेरेशन दी जाएगी दैट ऑल द कंप्लायंसेस बीइंग फुलफिल्ड। इतना भी आप शॉर्ट कर सकते हो। मीनिंग क्या है? all the necessary requirements fulfilled, all the necessary compliances being fulfilled। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ये हुआ हमारा सेकंड। फिर देखो क्या कह रहा है, एक और डिक्लेरेशन देनी है। एक और डिक्लेरेशन देनी है जी। ये क्या डिक्लेरेशन? देखो, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर। पहले सब्सक्राइबर साइन कर चुके हैं एमओए और एओए पर, उससे काम नहीं चलेगा। अब वो डिक्लेरेशन भी देंगे। उस डिक्लेरेशन में क्या बताएंगे?
a declaration from each of the subscribers to the memorandum and from persons named as the first director. जब भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है तो ये इसकी प्राइम रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं, जो पहला डायरेक्टर होगा वो, और उसकी भी इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ती है? रजिस्ट्रार को, कौन है हमारा फर्स्ट रजिस्ट्रार, तो उसकी तरफ से डिक्लेरेशन जाएगी। इफ एनी इन आर्टिकल स्टेटिंग दैट, क्या बताएंगे वो, यहाँ पर उनकी डिक्लेरेशन क्या जानी है? इनकी डिक्लेरेशन तो ये थी कि हमने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी है। इनकी तरफ से डिक्लेरेशन क्या जाएगी कि भैया हम कहीं पर कन्विक्टेड नहीं है। कौन? सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर। He is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation and management of the company. यानी पहले हमारे पास इन तीन से रिलेटेड कोई केस नहीं चल रहा, प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, कोई केस नहीं चल रहा। दूसरा और क्या बताएंगे कि he has not been found guilty, ना तो हमारे पास ऊपर कोई कन्विक्शन चल रहा है, ना हम कहीं पर गिल्टी पाए गए, किसमें? फ्रॉड में या मिसफिसेंस, और ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मिसफिसेंस होता है कि जो आपको एज पर लॉ करना चाहिए वो नहीं कर रहे, जो आपको एज पर लॉ करना चाहिए वो नहीं कर रहे, उसे मिसफिसेंस कहते हैं। फ्रॉड किया आपने, धोखाधड़ी, जो आपको एज पर लॉ चलना चाहिए था नहीं चल रहे, और कोई और ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, कि आपने ऐसा ना कोई फ्रॉड किया, ना कोई ब्रीच किया, ना ही कोई मिसफिसेंस किया। ठीक है। एंड दैट, उस डिक्लेरेशन में क्या बताएंगे? एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट। ये एक ही एफिडेविट लगता है बेटे, उसी में सब कुछ लिखा हुआ होता है, उस पे पीछे वो नहीं साइन करते हैं। क्या लिखा होगा कि मैं कन्विक्टेड नहीं हूं कहीं पर भी, क्या लिखा होगा कि मैंने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी या कोई फ्रॉड या कोई मिसफिसेंस नहीं किया है, और तीसरा क्या लिखा होगा कि जितनी भी हमने ऊपर इंफॉर्मेशन आपको दी है सब करेक्ट है, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड। ठीक है। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, हम कहाँ कम्युनिकेट करें? रजिस्ट्रार पूछ रहा है तो हम आपको बता देंगे कि भाई ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, यहाँ पर कम्युनिकेट करना है। चंडीगढ़ बोल रहे हैं ना, तो यहाँ कम्युनिकेट करना है, तो चंडीगढ़ वालों को चंडीगढ़ का एड्रेस देना पड़ेगा, लाजपत नगर वालों को शेख राय वालों को एड्रेस देना पड़ेगा। ये तो कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस पूछना है कि until registered office is established। हाँ बिल्कुल ठीक, यानी ये सही कह रहा है कि अभी रजिस्टर्ड ऑफिस तो हमारा सेटअप ही नहीं हुआ, अभी तो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई, उससे पहले हमें एक एड्रेस देना है जहां पर वो हमसे कम्युनिकेट कर सके, जहां पर पहले हमसे वो कम्युनिकेट कर सके। हालांकि अब सब कुछ कैसे चलता है? ऑनलाइन चलता है। वो ऐसे कहीं आपको चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आपसे ईमेल मांगेंगे, ईमेल पर चल जाए, हो जाएगा काम सारा, सब कुछ ऑनलाइन। बट फिर भी फॉर द सेफ्टी वो एक आपसे एड्रेस मांगते हैं। फिर द पर्टिकुलर्स किसके? अब देखो आप कहोगे कि ये क्या? Names including surnames or family names, residential address, nationality of every subscriber to the memorandum। जो मेमोरेंडम में ऊपर जिन्होंने साइन किए थे उन सबकी डिटेल चाहिए, नेम, फैमिली नेम, एज, क्वालिफिकेशन तक मांगते हैं, सब कुछ, एड्रेस along with the proof of identity, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई आपका पासपोर्ट, उसकी कॉपी लगाओ। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सब्सक्राइबर कोई कंपनी है, सब्सक्राइबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, अब ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि उसके लिए वो डिटेल देनी है एज प्रिस्क्राइब। तो वहां पर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग इस जहां प्रिस्क्राइब लिखा है ना, वहां पहले से लिखा हुआ होता है कि ये चीज करनी है। जैसे आपके पास एक फॉर्म आता है, उसमें लिखा होता है जेंडर, प्रिस्क्राइब है, आपको अलग से नहीं लिखना। आपने मेल पर टिक किया या फीमेल पर टिक किया, फिर क्या आएगा? क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में लिखा होता है 10, 12, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इलिटरेट, लिखा होता है ना। प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है उस पर टिक लगा दो।
ठीक है जी। फिर क्या मांग रहा है? particulars of the interest of person mentioned in the articles as the first director। आर्टिकल्स के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम मेंशन होता है, उस फर्स्ट डायरेक्टर के नाम का इंटरेस्ट भी बताना पड़ेगा कि भाई बताइए इंटरेस्ट, आप फर्स्ट डायरेक्टर बन रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फॉर्म्स और बॉडीज कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद देयर कंसेंट। अब मान लीजिए मैं फर्स्ट डायरेक्टर बना दिया आपकी कंपनी और मैं ऑलरेडी कहीं दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हूं, मैं कहीं दूसरी कंपनी में कुछ पोजीशन पर बैठा हूं और आपकी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बना दिया गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन से भी कंसेंट दिखानी पड़ेगी कि भाई मैं उस कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर बन रहा हूं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एनओसी दे, वो एनओसी देंगे, कंसेंट देंगे, वो अपनी कंसेंट देंगे। इंटरेस्ट से मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब आपका क्या सोचकर चल रहे हो कि क्यों आए हो, आपके पास शेयर्स हैं या आप किसी और उसमें आए हैं, आपको अपना वो बताना है कि मैं किस पोजीशन से किस वजह से यहाँ पहुंचा हूँ। इस बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व होना है? इस बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व होना है? हाँ, क्यों इन्वॉल्व, वो आपके इंटेंशन पूछ रहे हैं सिर्फ। अब ऑब्वियसली लिखेगा तो हर कोई अच्छी, वो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सीए क्यों करना चाहते हो, बड़े बड़े घोटाले करने के लिए। चलो अच्छी बात। नहीं, हम तो बड़े खुश होते हैं क्योंकि फिर बाद में मेरी जरूरत पड़ेगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुझे बता नहीं रहा कि आपको सब बताना पड़ेगा कि आप कन्विक्शन नहीं थे, आपने कोई मिसबिहेव नहीं किया है, वो सब बताना पड़ेगा। वो बताने के लिए तो मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं तो मुक्ति दिलाऊंगा वहां से। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फॉर्म्स और बॉडीज कॉर्पोरेट अलॉन्ग विद देयर कंसेंट, साथ में उनकी कंसेंट भी मुझे चाहिए होगी, टू एक्ट एज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फर्स्ट डायरेक्टर को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना होता, उसको आर्टिकल्स को फॉलो करना होता है, जो लिखा है वो फॉलो करना है। तो क्या कह रहा है? इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। स्कूल का प्रिंसिपल अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है? उसको तो इंस्ट्रक्शन मिलती है। उसे एक छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ जाए तो क्या अपनी मर्जी से छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है? वो गाइडलाइंस पड़ेगा कि मेरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है। अगर वहां पर अलाउड है तो अलाउ कर देगा, नहीं अलाउड है तो नहीं करेगा, अपनी मर्जी नहीं चला सकता, नहीं चला सकते ना अपनी मर्जी। इन प्रिस्क्राइब मैनर मतलब ये होता है कि डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर सब वो काम करेगा जो उसको प्रिस्क्राइब मैनर में बोला है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उसको कंक्लूड कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजन शैल बी ऑफ द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट ऑफ द प्रोफेशनल एंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। किसके दिए जाएंगे? इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के, जो प्रोफेशनल हायर किया है उसकी बात नहीं होगी। उसने तो सिर्फ ये लिख दिया कि हाँ भाई मैंने जो करा मैं वहां पर कहीं पर दोषी नहीं, बाकी यहाँ पर इस तरह की डिटेल और किसी को नहीं देनी, सिर्फ इंडिविजुअल सब्सक्राइबर को देनी है। किसको देनी है? सब्सक्राइबर। प्रोफेशनली कोई हायर किया तो उसको नहीं देने की जरूरत। ये देखो फर्स्ट पॉइंट में ही कितने सारे आ गए। ये अभी हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे थे, देख रहे हैं? दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार। ये बड़ा आएगा आंसर भी इसका, आपका 6-7 नंबर का आएगा। सब बताऊंगा, अभी पूरा एक पेपर डिस्कस करूंगा आपसे।
सर ये आता है क्या चीज बेटा? टोटल क्वेश्चन हाँ हाँ बिल्कुल आता है। सेकंड पॉइंट, ये कहाँ जा रहा है? इधर उधर क्यों जा रहा है? रीच है कि आगे आगे आप इधर ले आए हो तो भी हो गया। आप उसको इधर कर दिया आपने। किधर कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं किया है। इधर कहाँ चला गया ये? आपने फिर नेक्स्ट चालू आ रहा था फिर टैप करके आप इधर कर दो। किधर? सर वो डायरेक्शन में नहीं आ रही ना। ये इसे हटा दूं? सर पेज दिए पीछे पीछे नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात। थैंक यू। बड़ा हो जाए यार। अच्छा, मैं कह रहा कि उधर क्यों चला गया ये? सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट कैसे हटेगा? इसके ऊपर एक क्लिक करो। पेज के ऊपर एक सर इसके ऊपर एक पेज के ऊपर कौन से पेज? पेज साइड पे में कर दो। यहाँ पे हाँ बस हट गया। अच्छा चलो ठीक, थैंक यू। हाँ जी बेटे, ये तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर था। कितना बड़ा इसके अंदर सब कुछ आ गया। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, सब्सक्राइबर के अपने सारे, है ना, जो पर्सन हमने एंगेज किए उनकी सबकी डिटेल्स आ गई इसके अंदर। अब कह रहा है सेकंड पॉइंट, जब रजिस्ट्रार के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, इसने सारी इंफॉर्मेशन तो ले ली, अब कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करेगा? हमारे को एक इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं उसे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय द रजिस्ट्रार। किसके बेसिस पर? जो मैंने ऊपर एक डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट सबमिट की है आपको, उनको वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर सब कुछ ठीक है, किसी में कोई कमी नहीं है, तो मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो लिखा हुआ है रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड शेल रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब वो क्या करेगा? सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करेगा एंड इंफॉर्मेशन इन द रजिस्टर। किसमें? इन द रजिस्टर। वहां पर इनका अपना एक रजिस्टर होता है बेटे। अब तो हालांकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ अभी हार्ड कॉपी भी जाती है, अभी हार्ड कॉपी भी चल रही है, ऑनलाइन तो चल ही रहा है। वो अपने रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड करेगा और आपको क्या करेगा? इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। बात फिर वही आ गई, जब आप एक कॉर्पोरेट बॉडी की बात करेंगे तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म तो रट लो, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द इफेक्ट दैट प्रपोज्ड कंपनी इज, मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा? जब आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि आपको माना जाएगा कि प्रपोज्ड टू बी एज इनकॉर्पोरेटेड। थर्ड, अब जैसे ये हो गया, हर कंपनी का जैसे आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ऐसी कंपनी का एक सीआईएन नंबर होता है। क्या लिख रहा है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सीआईएन। जैसे पैन हो गया आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, हर कंपनी का अपना एक सीआईएन नंबर होगा, जिस नाम से फिर वो जानी जाएगी कि अगर कभी आप वो नंबर डालेंगे तो वही कंपनी खुलेगी, नंबर डालेंगे तो वही कंपनी खुलेगी। ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जानबूझकर लहजा मैंने एज इट इज रखा जो बुक में था। ये किस डेट से बात होगी, कब से पता चलेगा? जब मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस पर एक डेट मेंशन होगी कि इस डेट से आपकी कंपनी इज रजिस्टर्ड। जैसे आपका जब बर्थ हुआ होगा तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी गई वही आपकी डेट ऑफ बर्थ कहलाई। तो ये इसकी एक तरीके की क्या है? डेट ऑफ बर्थ, किसकी? कंपनी की। तो क्या होगा? ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी डेट ऑफ बर्थ ऑफ कंपनी की बात हो रही है। द रजिस्ट्रार शैल अलॉट द कंपनी अ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, एक सीआईएन नंबर आपको अलॉट कर देगा रजिस्ट्रार, विच शैल बी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। जैसे आपका आधार कार्ड की एक आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेट है, क्या आपके सेम नंबर से और दूसरा कोई आधार कार्ड होगा? नहीं होगा। तो ये भी अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी हो जाएगी फॉर द कंपनी, एंड विच शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट्स। वो आपके सर्टिफिकेट में भी मेंशन होगा वही सेम नंबर। फिर क्या कह रहे हैं?
मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, आपकी जिम्मेदारी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने आरओसी को सबमिट किए, आरओसी के पास आपका एक सर्टिफिकेट भी आ गया, वो सब आप कहाँ रखेंगे? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस। सबकी कॉपी, एक एक कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी पड़ेगी। लिखा हुआ द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन। जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन या वाइंड अप नहीं होता तब तक के लिए आपको रखना ही पड़ेगा। फिफ्थ, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। कई लोग सोच लेते हैं अरे मैं कहीं कन्विक्टेड नहीं हुआ, लिख दे, झूठा लिख दे, बदला बाद में किसी ने एक कन्विक्शन की उसकी वो लेकर आए प्रूफ और आरओसी के पास दे दिए, पकड़ा गया। कुछ भी हो सकता है, गलत एड्रेस बता दिया, गलत एज बता दी, गलत नाम बता दिया, कुछ भी। इफ एनी पर्सन फर्निशेस एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स, एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और सप्रेसेस, सप्रेसेस मतलब क्या होता है? दबाना, छुपाना। एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, या तो आपने गलत बताई या आपने सप्रेस की, तो दोनों ही हाल में आरओसी के पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई। ऑफ विच ही इज अवेयर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, और उसको पता था, जानबूझकर उसने किया है। रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी ही शैल बी लायबल फॉर द एक्शन। एक कंपनी का सेक्शन है 447, अभी आपकी कोर्स में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी क्लॉज है। वहां पर सारी पेनल्टीज डिफाइंड है कि सजा, कि अगर आपने ये किया तो आपको क्या सजा। तो वो कह रहा है लाइबल फॉर एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। फिर आ जाओ आगे। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मेटेरियल फैक्ट। अब ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, पहले वाला क्या था? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार ने जब चेक किया था उसे पता चल गया। यहां पर क्या हो रहा है? बाद में पता चल रहा है। क्या कह रहा है? पढ़ो जरा इसको, ये परसेंट आप पढ़ लें खुद से, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेम सही है। सर तो ये रजिस्ट्रारियत की क्या चीज? ये वाली आफ्टर वाली, वो सब जगह आपसे साइन करा लेता है, उसमें लिखा हुआ होता है आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन आर ट्रू एंड बेस्ट अप टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अब जब उसने लिखवा लिया तो वो सेम, वो तो आंख बंद करके करता है, कह रहे कि बाद में पकड़ूंगा। मतलब वो अलग बात है कि उसके ऊपर वैसे रिलेवेंट ऑफिसर के ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है, लेकिन एज सच यहाँ कुछ नहीं, वो तो उसका अपना इंटरनल मैटर हो गया। देखो वही सेम आ रहा है, वहां पर भी 447, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल क्या होती है हमने जानते ही, ट्रिब्यूनल क्या है? जैसे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, ये कंपनीज के मैटर को सुलझाने के लिए बनाई गई ये ट्रिब्यूनल्स आर लाइक कोर्ट। कोर्ट ही होती है, कोर्ट से जस्ट छोटा सा स्टेटस होता है, कोर्ट से जस्ट छोटा, उतना भी छोटा नहीं, जस्ट छोटा, लेकिन इनके ऑर्डर बिल्कुल इंप्लीमेंट होते हैं एज लाइक। हाँ, आप अपील में जा सकते हैं। तो क्या कह रहा है देखो, Where a company has got incorporated by furnishing false, ये सारे पेनल्टी क्लॉज आ गए तीनों, कि आपने कोई, भाई ट्रिब्यूनल में तो मैटर तभी पहुंचेगा जब कुछ गलती पाई जाएगी। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिए, किसी भी एक आध डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी कमी पाई गई, उन सब की बात कर रहा हूं, उन सब में। तब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड
अब ट्रिब्यूनल पहले सारा केस वेस देखेगा, लोग जो बताएंगे उसको, उनको जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ ये गलती है, ये फ्रॉड है, ये चीटिंग है, तब क्या करेगा? देखो, पास सच ऑर्डर्स एज इट मे थिंक फिट। कोर्ट तो हमेशा यही कहती है कि जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो ऑर्डर दूंगी, विद इन लिमिट्स, उसकी अपनी अपनी जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन से बाहर नहीं। फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस, कि अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं या कंपनी के ऊपर कोई रेगुलेशन लगाना है कि इस तरह से करो, तो वो मैं डिसाइड करूंगा। इफ एनी इन इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, कुछ भी चेंज करना है चेंज करा सकते हैं, इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। क्योंकि कंपनी जो गलत कर रही है, चीटिंग कर रही है, फ्रॉड कर रही है, उसका खामियाजा कौन कौन भुगतेगा? कंपनी, कंपनी के मेंबर्स और बाद में पब्लिक। इन तीनों के इंटरेस्ट में जो ट्रिब्यूनल है वो क्या डिसाइड करेगा? वॉट एवर इट थिंक्स डीम फिट, उस तरीके का ऑर्डर वो पास कर देंगे। सेकंड, डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। वो ये ऑर्डर भी दे सकता है कि जो मेंबर्स है ना, उनकी लायबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड। क्योंकि मेंबर्स ही तो गलत करा रहे हैं, उनको एक तरीके से लायबल बना रहे हैं। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, सीधा नाम ही रिमूव, खत्म, आप कंपनी लायक नहीं हो, कंपनी चलाने लायक नहीं हो, आपकी कंपनी खत्म। देन पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप, वहां तो नाम हटा दिया रजिस्टर में से और साथ में वाइंडिंग अप का ऑर्डर चला गया। पास सच अदर ऑर्डर्स एज इट मे बी। ठीक है जी। क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, क्या हम हाश हो जाए? क्या सामने वाले को कुछ मौका दें या ना दें? तो क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एन एनी ऑर्डर द कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। उनको बुलाया जाएगा, कंपनी को मौका दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए। The tribunal shall take the consideration of the transaction entered into by the company, including the obligation, if any, contracted or payment of any liability. सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है कंपनी के अंदर वाइंडिंग अप के प्रोसीजर के टाइम पर, या कंपनी ने कुछ ऐसा गलत कर दिया? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है लायबिलिटी का। जो लायबिलिटी है वही पे नहीं कर पाते हैं, जिसमें कौन आ गए? क्रेडिटर्स, बैंक लोन। तो वो क्या कह रहा है? ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसीडरेशन, अगर आपने कोई लायबिलिटी की पेमेंट की है तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि कंपनी की इंटेंशन दिखती है कि हमारी इंटेंशन चीटिंग करने की नहीं है। चीटिंग की होती तो हम पेमेंट क्यों करते लायबिलिटी की? तो ये कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी into the including the obligations क्या है हमारे? वही ड्यूटीज, if any contracted or payment of any liability, उन सबको कंसीडर किया जाए। तो ये कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। ठीक है जी, आज इतना ही रखेंगे। ये तो आपको कम से कम इतना तो याद करके आने आना, नोट्स भी बनाने, यहीं से शुरू करो, फिर पीछे का बैकलॉग कवर कर ले। ठीक है, आपको इसमें लगता है कि कुछ ब्रीफ करना है तो करना, लेकिन बनाना जरा अच्छा अच्छा बेटा, नोट्स अच्छे। कॉपी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कॉपी के लिए तो है ना पेन। मैं आपकी क्रिएटिविटी पूछ रहा हूँ, जैसे कई बार होता है बच्चों की भी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, मुझे सीखने को मिल जाएगा अगर किसी ने और अच्छी क्रिएटिविटी कर दी। भाई मैंने एक क्रिएटिविटी की है कि आपके बुक के पार्ट को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पूरी रामायण ना लिखकर उस रामायण को अलग अलग डायलॉग्स में बना दिया। अपलोड बेटे रोज लगाऊंगा, आज भी लगाऊंगा, देख अभी तुझे दिखाता हूँ, मेरा यूट्यूब चल ही रहा होगा पीछे से, लगा हुआ बस हो जाएगा तेरा। हाँ बेटा, एक पीडीएफ और
एक और है, अभी एक और बचा है। थैंक यू बेटा, बाय बेटा।